नमस्कार 10th क्लास, सुप्रभात आप सभी का। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और साथ में आभार भी कि आप लोग जो है घर पर बैठ करके बड़ी ही तल्लीनता से, एकाग्र भाव से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रख रहे हो। आज हम स्पर्श की जो कविता है, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, इस कविता को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसके लेखक का नाम, जिसके कवि का नाम यहाँ दिया गया है। कवि हैं इसके कैफी आजमी। कैफी आजमी, इनका वास्तविक नाम क्या था, इन्होंने कैफी आजमी के नाम से किस तरह से मशहूरता प्राप्त की और उर्दू की शेरो शायरी, नज्म और कविता यानी काव्य लेखन में किस तरह से महारत हासिल करी, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और इनके ताल्लुकात जो है हिंदी सिनेमा जगत में किस तरह से रहे और इस कविता को गीत के रूप में बहुत ज्यादा ख्याति और प्रसिद्धि कैसे मिली, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात आती है कैफी आजमी की। कैफी आजमी, जिसका मैंने नीचे लिखा है वास्तविक नाम था अतहर हुसैन रिजवी। इन्हीं के जीवन के कुछ विशेष पक्षों का परिचय प्राप्त करते हैं। तो बात आती है इनके जन्म की। इनका जन्म 19 जनवरी 1919। देश के हालातों से सभी परिचित हो कि उस समय हमारे देश के क्या हालात रहे होंगे कि जन्म का सन दिया गया है 1919। यानी महात्मा गांधी और कई सत्याग्रही आंदोलनकारी जो हैं हमारे भारत देश को ब्रिटिश हुकूमत से निजात दिलाने के लिए प्रयासरत थे और वो अपने संघर्ष में जुटे हुए थे। ऐसे ही संघर्ष काल में अतहर हुसैन रिजवी का जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है अतहर हुसैन रिजवी। ठीक है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मजमा नामक गांव में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मजमा नामक गांव, आजमगढ़ के मजमा नामक गांव में हुआ। ठीक है। अब जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अतहर हुसैन रिजवी, लेकिन आगे उर्दू कविता, उर्दू काव्य लेखन में ये कैफी आजमी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे और ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इन्होंने जो है जो इनका शौक था यानी रुचि थी, वो थी उर्दू के अंदर। उर्दू जिसमें अवधी और फारसी, इस भाषा, अवधी अरबी भाषा है और फारसी, इन भाषाओं पर इनका पूर्ण रूप से क्या था, आधिपत्य था और नियंत्रण था। और इन्हीं भाषाओं में काव्य लेखन में इन्होंने खूब अच्छी महारत हासिल कर ली थी। अब बात आती है कि कैफी आजमी का जो पारिवारिक जो स्तर है, आर्थिक स्तर है, पारिवारिक जीवन की परिस्थितियां इनकी कैसी थी। तो इनके पिता जो है जमींदार, और जमींदार होने के कारण वो अपने बेटे को अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ाना चाहते थे। लेकिन जो इनके संप्रदाय के लोग थे यानी दूसरे जो पारिवारिक जन थे, वो इनको इस्लाम धर्म की शिक्षा पहले प्राथमिक तौर पे देना चाहते थे। इसीलिए शुरुआत में इनको मदरसे में दाखिला दिलवाया गया और उस मदरसे में जो उस समय की परिस्थितियां थी, दंगे वगैरह होते थे, इसलिए उस मदरसे को बंद कर दिया गया और उनको वहां से निकाल दिया गया। इसीलिए इन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी चलती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उससे अपने आप को जोड़ा और वहां रहते हुए इन्होंने जो है न केवल अपनी शिक्षा को पूरा किया, बल्कि साथ साथ में वो साहित्य जगत यानी उर्दू काव्य लेखन में भी धीरे धीरे दक्षता प्राप्त करने लगी। ठीक है। अब इन्होंने जो जो कविताएं लिखी थी, ये जो कविताएं हैं, ये इनको एक उर्दू भाषा का प्रगतिशील कवि घोषित करती है। अब यहाँ पर प्रगतिशील कवि का क्या अर्थ है बेटा? यानी इनकी कविताएं प्रगति करना, आगे की ओर उन्मुख होना, यानी उन्नति करना, आगे अपने पथ पर अग्रसर होना, एक ऐसी सीख इनकी कविता देती है। यानी इनकी कविता में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता तो थी ही, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की सीख तो ये देते ही थे। साथ साथ में इनकी कविता के अंदर एक कोमल हृदय की भावनाएं भी जुड़ी रहती थी। यानी कवि का मन जो कोमल हृदय है, कोमल हृदय की भावनाएं भी इनकी कविताओं का मुख्य विषय रही थी। ठीक है। यानी प्रगतिशील किसे कहा गया है? आपकी पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उर्दू के प्रगतिशील कवियों में ये अपना अन्यतम स्थान रखते हैं। प्रगतिशील का क्या मतलब है? यानी उर्दू भाषा में लिखने वाला एक ऐसा कवि जो अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लोगों में भरता है, बल्कि एक
कवि मन यानी कोमल हृदय की भाव जो है, कोमल हृदय की भावनाएं जो है वो भी हर मानव मन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इनका संबंध जो है वो फिल्म जगत के कई कलाकारों से रहा, जिनमें नाम आता है इनकी बड़े भाइयों का। इनके 3 बड़े भाई थे। तीनों बड़े भाई क्या थे? तीनों बड़े भाई थे शायर, यानी वो भी शेरो शायरी किया करते थे। इनकी पत्नी का नाम था शौकत आजमी, जो फिल्म अभिनेत्री थी। और इनकी पुत्री जो जावेद अख्तर की पत्नी है, और उनका नाम है शबाना आजमी। शबाना आजमी के अलावा इनके बाबा आजमी एक संतान और थे, शबाना आजमी और बाबा आजमी। तो इस तरह से इनका पूरा परिवार जो है वो फिल्मी हस्तियों में अपना नाम शुमार करता है। तो इस प्रकार इन्होंने उर्दू भाषा में जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं में 5 संग्रह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। यानी उर्दू के 5 काव्य संग्रह थे। 5 संग्रहों में सबसे पहला नाम आता है जंकार, अगला नाम आता है आखिर शब, अगला आता है आवारा सजदा, नेक्स्ट शर्माया, और उसके अगला जो है, आप अगर पुराने ये जो गीत वगैरह सुनते हो या एफएम पर गीत सुनते हो तो उन्होंने एक टाइटल दे रखा है, मेरी आवाज सुनो। इसमें जितने भी पुरानी फिल्मी हस्तियों के जो गीत हैं उन सारे गीतों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्होंने ही वो टाइटल लिखा था अपनी काव्य संग्रह के लिए, क्या था, जिसका नाम मेरी आवाज सुनो। तो ये 5 काव्य संग्रह उर्दू भाषा के थे जो इनकी ख्याति के प्रमुख आधार बने थे, जिनमें आता है झंकार, आखिर शब, आवारा सज्जा, शर्माया और मेरी आवाज सुनो। इन 5 काव्य संग्रह के लिए इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार कौन से थे? तो पुरस्कारों में सबसे पहला आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और दूसरा पुरस्कार था सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार था सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, जो हमारी बुक में नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये कई मुशायरों में जाया करते थे और मुशायरों में जो है गीत या शेरो शायरी किया करते थे। इन मुशायरों में शिरकत करने के कारण इनके जो गीत हैं वो इतनी पब्लिसिटी पा चुके थे, इतनी ख्याति पा चुके थे कि कई फिल्मों में भी इनको शामिल किया गया। पुरानी फिल्म का नाम लिया जाता है कागज के फूल, और कागज के फूल जो है इस फिल्म में भी एक महत्वपूर्ण गीत था जो इनके द्वारा लिखी गई कविता का ही प्रतिरूप था, यानी उस कविता को ही गीत के रूप में अपनाया गया। और दूसरी कई फिल्में हैं जिनमें एक और फिल्म थी जिसका नाम था गर्मजोश, और उस फिल्म के अंदर बहुत पुरानी पिक्चर थी और उसके अंदर भी जो डायलॉग लिखे गए थे, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पटकथा, वो भी कैफी आजमी के द्वारा ही लिखी गई थी। यानी उन्होंने अपने घर का आर्थिक गुजारा चलाने के लिए या शौकिया तौर पे उर्दू के अंदर शेरो शायरी की, गीत लिखे, गजल लिखी, और साथ साथ में कई फिल्मों के अंदर जो है पटकथा या स्क्रिप्ट या साथ में डायलॉग जो है, संवाद जो है, कैफी आजमी ने लिखे थे। तो इस तरह से इतनी हिंदी सिनेमा जगत की सेवा या उर्दू की साहित्य सेवा करते हुए 10 मई, मृत्यु की तारीख क्या है? मृत्यु की तारीख है इनकी 10 मई 2002 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। यानी इस संसार से वो रुखसत पा चुके थे, विदाई ले चुके थे। तो इस प्रकार जो है कैफी आजमी, जिनका वास्तविक नाम था तहर हुसैन रिजवी, जिनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मजमा नामक गांव में। पिता इनके जमींदार थे, इसलिए वो अंग्रेजी माध्यम में इसको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन शौकिया तौर पर इनका पुराना एक जुनून था कि ये उर्दू की शेरो शायरी या नज्म लिखने में ही अपनी दक्षता सिद्ध करना चाहते थे। इसलिए पहले तो पारिवारिक जो दबाव था उसके कारण इनको मदरसे में दाखिला दिलवाया गया, लेकिन बाद में जो भारत की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में दंगे थे, इस कारण से उस मदरसे को बंद कर दिया गया और इनको वहां से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने अपने आप को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जोड़ा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपने आगे की शिक्षा दीक्षा पूर्ण करते हुए जो है उर्दू, अवधी यानी अरबी और फारसी आदि भाषाओं पर अपना एक छत्र आधिपत्य कायम करते हुए ये लेखन कार्य में जुट गए थे। इनके
इनके द्वारा इनकी ख्याति और प्रसिद्धि का श्रेय जो है वो 5 लेखन कार्यों से आता है। 5 उर्दू काव्य संग्रह हैं जिनका नाम है झंकार, आखिर शब, आवारा सजदा और शर्माया, साथ में मेरी आवाज सुनो। इन 5 काव्य संग्रह के माध्यम से इनको ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि मिली। बात आती है इनके विषय वस्तु की, यानी इन्होंने अपने काव्य संग्रह में क्या विषय वस्तु शामिल की, तो इन्होंने उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के लिए मानव मन को यानी मानव मन को जागरूक करने की भावनाएं तो उसमें पिरो ही थी, साथ में इन्होंने एक कवि हृदय की कोमल भावनाओं को भी उसके अंदर साझा किया था। और इनका जो है पूरा परिवार जो है वो जानी मानी हस्तियों से ताल्लुकात रखता है, अपने संबंध रखता है। इनके बड़े भाई जो थे वो तीनों के तीनों जो शायर थे, इनकी पत्नी शौकत आजमी हिंदी सिनेमा जगत की एक अभिनेत्री रही थी और इनके पुत्री जो है शबाना आजमी वो भी एक अभिनेत्री ही है। इनकी दूसरी संतान एक और थी जिनका नाम था बाबा आजमी। इस तरह साहित्यिक सेवा करते हुए, उर्दू लेखन कार्य, उर्दू शायरी मुशायरों में शामिल होते हुए इन्होंने खूब ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसीलिए इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को हिंदी सिनेमा जगत की कई फिल्मों के अंदर भी शामिल किए गए, जिनमें कागज के फूल, हकीकत और गर्मजोश ये फिल्में मुख्य रूप से हैं। तो बात आती है कि इस तरह से हिंदी सिनेमा जगत के अंदर भी इन्होंने कई फिल्मों के अंदर स्क्रिप्ट यानी पटकथा लेखन भी किया है, डायलॉग यानी संवाद भी लिखे हैं, कई फिल्मों को अपने गीत भी दिए हैं। और इस तरह से यहाँ इस संसार की सेवा करते हुए 10 मई 2002 को ये यहाँ से रुखसत आ चुके थे, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है हमारे महत्वपूर्ण पाठ की, यानी जो कविता का शीर्षक आपके समक्ष उपस्थित किया गया है, जो कहती है घर चले हम फिदा। ये कविता क्यों लिखी गई, या ये कविता जब लिखी गई थी तो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी कविताओं का, इनकी रचनाओं का मुख्य जो विषय वस्तु रही है वो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा करना रहा है। यानी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता वो जनमत के अंदर लाना चाहते थे, किसके खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। और उस समय हमारे देश की परिस्थितियां भी बहुत विकट थी, यानी देश को आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन आजादी के पश्चात भी अपनी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे देश की पूरी फौज ने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रखा था। तो बात आती है पाठ के परिचय की, यानी पूरी कविता का परिचय, कविता का सार। कविता का परिचय क्या कहता है कि अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती, यानी अपने प्राणों को तो सभी प्यार करते हैं। जो रोगी व्यक्ति होता है वो भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उसका रोग खत्म हो जाए, वो आगे की जिंदगी जी सके। और व्यक्ति जीता है तो इस उम्मीद में जीता है कि न केवल वो जो प्राकृतिक संसाधन है इनका जो फायदा या लाभ उठाता है, अपने जीवन को सांसारिक भोगों से, उनकी सुविधाओं से ओतप्रोत तो करता ही है, साथ साथ में जीवन की एक अभिलाषा जो है, यानी जीविका, जीने की इच्छा, जो भावना वो भी प्राणी के मन में होती है। यही कारण है कि चाहे कितना भी असहाय प्राणी क्यों ना हो, यदि उसके प्राणों को खतरा होगा ना तो वो तुरंत उस खतरे का सामना करके अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा। ये तो बात होती है हर एक प्राणी की, लेकिन सैनिक का जीवन इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि प्राणी के जीवन पे जब खतरा आता है तो प्राणी अपने जीवन को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन सैनिक ये एक ऐसा विरला व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीता है। यानी जब बात आती है देश की सीमाओं की, जब बात आती है देश के नागरिकों की, जब उन लोगों पर कोई मुसीबत या विपत्ति आती है तो सैनिक जो है अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा और देश में रहने वाले लोगों की जीवन रक्षा के लिए वो अपने कदमों को अपने दुश्मनों के सामने आगे की ओर बढ़ाने लगता है, जबकि उसे पता है कि इस कार्य में उसके जीवन का नाश हो जाएगा, यानी उसकी मृत्यु प्रकट हो जाएगी, उसकी मृत्यु निश्चित रहेगी, लेकिन फिर भी वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, बल्कि दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे देता है। ये सैनिक जो है अपने जीवन से हम सारे देशवासियों को एक प्रेरणा देता है कि क्या प्रेरणा है, जियो तो ऐसे जियो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारा जीवन दूसरों के कल्याण के हित या दूसरों के हित में जो है वो काम आ जाए। तो बस कुछ ऐसा ही दृश्य इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने उपस्थित किया है। ये कविता कब शामिल की गई थी, देखिए इसका लेखन कार्य तो किया था कैफी आजमी,
यानी असगर हुसैन रिजवी ने। लेकिन उस समय भारत और चीन, इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति थी, युद्ध चल रहा था और समय था 1961 का। ठीक है, सीमाएं थी उस तिब्बत के रास्ते से आकर के ये चीनी सेना भारतीयों पर आक्रमण कर रही थी और भारत के जो सैनिक है वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का तो सामना कर ही रहे थे। यानी भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी? भयंकर ठंड। उस भयंकर ठंड में अपने आप को स्थिर खड़ा रखते हुए इस दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला कर रहे थे और इस यानी दुश्मन देश की सेनाओं के द्वारा होने वाली गोलाबारी से भारतीय सेना के कई सैनिक जो हैं वो प्राणों से हाथ धो चुके थे, यानी अपने प्राणों को गवा भी चुके थे। तो मरते मरते वो जो सैनिक है वो अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं रखता गया, यानी अपनी कुछ अपेक्षाएं, अपनी कुछ इच्छाएं, अपनी कुछ चाह जो है वो देशवासियों के समक्ष रखता गया। और वो देशवासी कोई और नहीं बल्कि आप और हम ही हैं। यानी आपसे और हमसे इन सैनिकों ने इस कविता के कुछ भावों के माध्यम से अपनी कामनाएं प्रकट की हैं, हमारे से कुछ अपनी इच्छाएं प्रकट की है। वो इच्छाएं क्या हैं? तो आइए चलते हैं हमारी कविता की ओर, जो हमसे कुछ अपेक्षा रखती है, कुछ इच्छा रखती है और इन इच्छाओं को पूरा करना केवल एक मनुष्य होने के लिए नहीं बल्कि एक देश का सजग नागरिक होने के नाते भी हमें उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना आवश्यक है। हमें जो है सैनिक की उन इच्छाओं, उन भावनाओं की कद्र करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे देश के सच्चे नागरिक हो तो ये आपका दायित्व भी बनता है कि ये देश हमारा है और इस देश के लिए यदि हमारे प्राण काम आते हो तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो बेटा चलते हैं हम अपनी कविता की ओर। कविता की पंक्तियां क्या कहती हैं? कविता के बारे में मैं आपको बता दूं कि कविता की जो भाषा है वो हिंदी की तद्भव के साथ साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तद्भव के साथ तत्सम, लेकिन मुख्य रूप से उर्दू यानी अरबी फारसी के शब्दों को भी पिरोया गया है। ठीक है, भाषा में क्या, इस पूरी कविता में क्या है? सैनिक की इच्छाएं हैं। किसके प्रति? देशवासियों के प्रति, देशवासियों के प्रति। और देशवासियों के प्रति इच्छा प्रकट करते हुए सैनिक ने सैनिक जीवन से लोगों को क्या किया है? प्रेरित करने का काम भी किया है। यानी जब जहां प्रेरणा आ जाती है तो वो कविता ओज भाव से परिपूर्ण है, यानी जिस कविता में उत्साह की भावना है जो हमारे देशवासियों में एक नया जोश उत्पन्न करती है। इस कविता में तुकबंदी मिलती है, तुकबंदी के साथ साथ लयबद्धता है। लयबद्धता होने के कारण ये गीत के रूप में पिरोई गई है, यानी गीत के रूप में गाई जा सकती है। ये सारी बातें इस कविता के मुख्य मुख्य विशेषताओं के तौर पे कही जा सकती है। क्या कहती है कविता? कविता हमारे समक्ष एक सैनिक की कुछ भावनाओं को उपस्थित करती है। क्या कहते हैं? देखो, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैसी स्थिति थी उस सैनिक की? क्या कहता है वो कहता है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, पर बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। क्या हालात थे? कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, लेकिन किस चीज का फक्र है? फक्र देखो किस चीज का अहंकार, अभिमान है। क्या कहते हैं? सर हिमालय का हमने,
सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। और आगे क्या कहता है, यानी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक थे, बिल्कुल मृत्यु हमारे सन्निकट थी, फिर भी कहता है मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पंक्तियों को पढ़ते ही वास्तव में एक सैनिक के जीवन की जो झलक है वो हमारी आंखों के आगे तैर जाती है कि एक जो सैनिक है वो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करता है, अपने देशवासियों की जान की रक्षा करता है और अपनी जान को उनकी एवज में त्याग देता है, न्यौछावर कर देता है, समर्पित करता है। और इस कार्य में वो तनिक भी संकोच नहीं करता है, बल्कि उसे फक्र होता है ऐसा करते हुए कि मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आइए चलते हैं अपनी इसी कविता की ओर। पहली विशेष बात, ये कविता लिखी गई थी तो इस कविता के बोल ऐसे थे कि उस समय भारत की परिस्थितियां, भारत और चीन 1961 का समय और युद्ध के हालात थे। चीन जो है तिब्बत के रास्ते से भारत पर आकर के इसकी सीमाओं को न केवल हस्तक्षेप कर रहा था बल्कि जबरदस्ती जो है हमारे देश की सीमाओं में प्रवेश कर करके इन सारे भागों को हथियाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन उसी चीनी सेना को रोकने के लिए हमारे देश के सैनिकों ने यानी जानबाजों ने अपने जान की बाजी लगा दी। उसी दृश्य को एक फिल्म में भी उकेरा गया और हिंदी सिनेमा जगत की उस फिल्म का नाम था हकीकत। उस फिल्म का नाम था हकीकत, जिसके फिल्म निर्माता कौन थे? चेतन आनंद, जिनके नाम फिल्म निर्माता का नाम है चेतन आनंद। उन्होंने जब इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी थी तो उनको लगा कि ऐसी स्क्रिप्ट के ऊपर इन सारी परिस्थितियों को जब देखा गया तो उन्हें लगा कि कैसी आदमी के द्वारा ये जो कविता लिखी गई है, इस कविता को अगर इसमें गीत के रूप में शामिल कर लिया जाए तो बहुत ही रंग ले आएगी। और ऐसा ही हुआ। तो एक सैनिक जो है वो क्या कहता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये थे उस गीत के बोल। क्या कहते हैं देखो कवि जो कहता है कि एक सैनिक अपने देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा और देश के रहने वाले नागरिकों की जान की रक्षा यानी जीवन की रक्षा करते हुए जब दुश्मनों की गोलाबारी से बिल्कुल शतविक्षत हो गया यानी घायल हो गया और एक आहत यानी मृत्यु के निकट पहुंच गया, घायल हुआ वो सैनिक मृत्यु के निकट पहुंचते हुए अपने देश के लोगों से कुछ अपनी कामनाएं प्रकट करता है और कहता है, कर चले यानी करते हुए जा रहे हैं हम, यानी हम सैनिक, फिदा यानी न्यौछावर, समर्पित, बलिदान, जान और तन, अपना जीवन और अपना शरीर, साथियों यानी देशवासियों, देश की आने वाली पीढ़ियों, यानी हे देशवासियों, अपने देश की और देश के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हम यानी सैनिक, हम सभी सैनिक अपने जीवन और अपने शरीर को न्यौछावर करते हुए अब मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। अब यानी इस स्थिति में तुम्हारे यानी देशवासियों की हवाले यानी सुपुर्द, सौंप देना, सुपुर्द सौंप देना, सौंप रही है, वतन यानी पूरा देश, साथियों यानी देशवासियों। तो ये देशवासियों, अब ऐसी स्थिति में हम अपने इस पूरे वतन को, अपने देश को आप लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, यानी आगे अब इस पूरे देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों है। सांस थमती गई, दुश्मन का मुकाबला करते हुए हम इस कदर घायल हुए कि अब हमारी सांसें जो हैं थमने लगी हैं यानी रुकने लगी हैं। दुश्मन के सामने मुकाबला करते हुए हम इस कदर घायल हो गए कि अब हमारी सांसें, मृत्यु निकट है
तो हमारी सांसें रुकने लगी हैं। नब्ज यानी नाड़ी का खून, हड्डियां ठिठुरा देने वाली ठंड में अब हमारी जो नाड़ी का खून है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमने लगा है, जमने लगा है। लेकिन फिर भी दुश्मन की ओर अग्रसर होने वाले कदमों को यानी पैरों को हमने न रुकने दिया, हमने रुकने या ठहरने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। यानी फिर भी ऐसी स्थिति में भी जब हमारी सांसें रुकने लगी थी और हमारी नाड़ी का खून जमने लगा था, फिर भी हम दुश्मन की ओर अपने पैरों को आगे बढ़ा रहे थे और एक पल के भी रुक नहीं रहे थे, बल्कि डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे। सैनिक कहता है हमें इस बात का फख्र है, फख्र यानी अभिमान है, गर्व है, इस बात का गर्व। कट गए सर हमारे, सर यानी शीश, हमारे सिर, तो कुछ गम नहीं, गम यानी इस बात का हमें कोई भी दर्द नहीं है या किसी बात की शिकायत नहीं है, ठीक है ना। हमें इस बात का कोई दर्द या कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि देश की रक्षा के लिए हमारे सिर धड़ से अलग हो गए, बल्कि हमें तो इस बात का फख्र है, गर्व है। सिर यानी शीश, हमने हमारे देश का शीश माने जाने वाले पहाड़ अर्थात हिमालय जो हमारा रक्षक है, उसका सिर हमने दुश्मन के आगे झुकने नहीं दिया, अर्थात हिमालय को हमने दुश्मनों के आगे नहीं झुकने दिया। हमें इस बात का फख्र है, गर्व है। मरते मरते यानी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक रहने के बाद भी रहा यानी विद्यमान है क्या, बांकपन यानी उत्साह और वीरता की भावना, वीरता की भावना कि मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंचने के बाद भी हे देशवासियों हमारे मन में अभी भी उत्साह और वीरता की भावना विद्यमान है। अब लेकिन हम बिल्कुल मृत्यु के कगार पर आ चुके हैं, इसलिए हे देशवासियों हम हमारे देश को आप लोगों के हाथों में सौंप कर जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में इस देश की रक्षा का दायित्व आप लोगों को निभाना पड़ेगा। दोबारा से देखिए क्या कहता है एक सैनिक जो है अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए देशवासियों के प्रति अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहा है और कहता है कि हे देशवासियों हम जो है यानी हम सैनिक वर्ग जो है हमने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन और शरीर सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, और ऐसी स्थिति में अब हम देशवासियों अपने पूरे इस मुल्क को, अपने इस पूरे देश को आप लोगों के सुपुर्द सौंप कर जा रहे हैं। दुश्मन से मुकाबला करते समय मृत्यु को निकट देखकर हमारी सांस जो है धीरे धीरे रुकने लगी थी और वहां हड्डियां जला देने वाली ठंड के कारण हमारी जो नाड़ी का खून है वो भी धीरे धीरे जमने लगा था, लेकिन फिर भी दुश्मन की ओर आगे बढ़ने वाले कदमों को हमने रुकने नहीं दिया, अर्थात हमारे पैर फिर भी आगे दुश्मन का डटकर मुकाबला करने के लिए बढ़ रहे थे। हमें इस बात का कोई गम नहीं, दर्द या दुख नहीं है कि हमारे सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिए गए, बल्कि हमें तो इस बात का गर्व है कि हमने हमारे देश का शीश माने जाने वाले रक्षक हिमालय को शत्रुओं के अधीन नहीं होने दिया। मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बावजूद भी हमारे हृदय में वीरता की भावना और उत्साह की भावना बनी हुई थी, लेकिन अब हम बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके हैं, मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। इसलिए हे देशवासियों अब इस देश की रक्षा का सारा दायित्व हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो एक सैनिक है वो सैनिक जो है अपने मनोभावों को प्रकट करता है और देशवासियों से इस बात की अपेक्षा रखता है कि आने वाले समय में जब भी देश की भौगोलिक सीमाओं पर किसी तरह का कोई संकट आएगा तो देशवासी जो है अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते हुए एक अच्छे नागरिक की भांति, एक अच्छे मानव होने के नाते, एक अच्छे पुत्र होने के नाते अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देगा। तो इस तरह जो है
इस एक पूरे पद्यांश का अर्थ जो है शब्दों के अर्थों के साथ अनुवाद के तौर पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।